ये इन्फ्लेशन फर्स्ट सेकेंड यूनिट के अंदर ये बैंकिंग सब्जेक्ट में ये 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट है। इसका मतलब इसमें से आपको 25 मार्क्स के क्वेश्चन भी अभी अटेम्प्ट करने हैं। व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन अपने नॉर्मली क्या मानते हो इसको? जनरल इंक्रीज, अंडरलाइन करते जाना। जनरल इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर टाइम लीडिंग टू अ डिक्रीज इन, ये इंपॉर्टेंट है, परचेसिंग पावर जो है ना, यानी पैसे की खरीदने की ताकत कम होती जाती है इन्फ्लेशन के कारण। इसका मतलब जब इन्फ्लेशन राइज होता है तो ईच यूनिट ऑफ करेंसी बाइज फ्यूअर गुड्स एंड सर्विसेज, यानी 1 रुपये से मिलने वाले गुड्स कम होते जाते हैं। अब अर्ली डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन यानी शुरुआत में पिगू, या ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स बोल सकते हैं इसको। इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन मनी इनकम इंक्रीजेस, ये डेफिनेशन, मनी इनकम इंक्रीजेस मोर देन द इंक्रीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब आपके पास सप्लाई नहीं है गुड्स के, लेकिन उसके सामने लोगों के पास इनकम बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो मतलब डिमांड बढ़ती जा रही है। तो पीपल आर अर्निंग मोर बट प्रोडक्शन इजन ग्रोइंग एट द सेम रेट। वन है ये पिगू की डेफिनेशन। गुलबन, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, ट्वेल्थ में ये थी। टू मच मनी, बहुत ज्यादा पैसे लेकिन गुड्स तुम्हारे पास नहीं है। इसका मतलब इन्फ्लेशन कब आता है? जब एक्सेस मनी इन द इकोनॉमी, लेकिन गुड्स हमारे पास नहीं है, खरीदने के लिए हमारे पास गुड्स ना हो तब। देन आफ्टर Kämmerer, inflation occurs when there is too much currency compared to the physical volume of business in the economy. बिजनेस कम है लेकिन पैसे ज्यादा है लोगों के पास। फिर क्रोजर की डेफिनेशन, इन्फ्लेशन इज व्हेन द वैल्यू ऑफ मनी फॉल्स बिकॉज प्राइसेस आर राइजिंग, कीमत बढ़ रही है लेकिन उसके कारण वैल्यू ऑफ मनी, याद रखो, प्राइस, जनरल प्राइस लेवल ऑफ वैल्यू ऑफ मनी के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। यानी मतलब जब जब प्राइसेस बढ़ेगी तब तब वैल्यू ऑफ मनी डाउन होगा। These early definitions focus on the causes of inflation, but don't give a clear picture of what inflation is. यानी मतलब हमको ये पता ही नहीं है कि इन्फ्लेशन के कारण क्या है। ये डेफिनेशन में ये बताया गया कि इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं, लेकिन उसके पीछे के रीजंस नहीं बताए गए। इससे ये डेफिनेशन आपको एंटी इन्फ्लेशन पॉलिसीज बनाने में मदद नहीं करेगी। यानी इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए, इन्फ्लेशन को खत्म करने के लिए या तो कम करने के लिए जो पॉलिसीज बनाई थी उसमें ये मदद नहीं करेगी। तो मॉडर्न डेफिनेशन देखो, मोस्ट रिसेंट डेफिनेशंस, वो फोकस ऑन द राइज इन प्राइसेस, वो भी कॉजेज के सिवा किसके ऊपर ज्यादा ध्यान देती है? प्राइस के ऊपर। इन्फ्लेशन इज एक्चुअली, इन्फ्लेशन इज अ परसिस्टेंट, परसिस्टेंट यानी कंटिन्यूअस, दो वर्ड, एक परसिस्टेंस और दूसरा नोटिसेबल इंक्रीज। थोड़ा बहुत अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन याद रखो सिर्फ एक चीज की प्राइस नहीं है। यहाँ क्या वर्ड लिखा है? जनरल प्राइस। जनरल प्राइस यानी हर चीज की प्राइस इंक्रीज होती है। अब हैरी जी जॉनसन, इन्फ्लेशन इज अ सस्टेन्ड राइज इन प्राइसेस, सस्टेन्ड यानी लॉन्ग टर्म। फिर सैमुअलसन, इन्फ्लेशन मीन्स अ राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस। सेम डेफिनेशन आ रही है सब। और ब्रॉनफन ब्रेनर एंड हॉल्समैन, they offer multiple definitions which are mostly variations of earlier definition। मतलब इनकी डेफिनेशन ऊपर वाली डेफिनेशन से है, उसके जैसी डेफिनेशन है। अब इन्फ्लेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स सिंपल है बिल्कुल, ये पूरा पैम्फलेट, राइट। इसमें कुछ सम्स भी आएंगे बिल्कुल बेसिक वाले, यानी वो एमसीक्यू के अंदर पूछे जा सकते हैं। देखो इसमें 3 की कैरेक्टरिस्टिक है। पहले तो परसिस्टेंट, यानी एक बार खाली प्राइस इंक्रीज होती है तो उसको अपने नहीं बोलेंगे इन्फ्लेशन, कंटिन्यूअस प्राइस इंक्रीज होनी चाहिए। तो प्राइस राइज डजंट स्टॉप और कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस फॉर अ लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग पीरियड को अंडरलाइन करो। इवन इन द फेस ऑफ एंटी इन्फ्लेशन पॉलिसीज, सरकार कितने सारे स्टेप्स भी उठाए ना, फिर भी प्राइस कम होने का नाम नहीं ले रही है। फिर एप्रिशिएबल, एप्रिशिएबल यानी इंक्रीज होना, prices increase by a noticeable or significant amount, though what exactly counts as significant can vary। अब किसी कंट्री के अंदर खाली 2% प्राइस इंक्रीज होने तो भी अपने इन्फ्लेशन मान लेते हैं,
तो किसी कंट्री के अंदर 20% राइज इन प्राइस को भी अपने नॉर्मल मानते हैं। बेसिक फंडामेंटल इकोनॉमी का क्या है ये देखा जाता है। अगर समझो कोई एकदम अंडर डेवलप कंट्री है जिसके अंदर पहले से 20% से ज्यादा इन्फ्लेशन है, तो इसमें अगर 10% भी प्राइस इंक्रीज होगी ना तो नॉर्मल मानी जाएगी। लेकिन जिस कंट्री के अंदर खाली 1% 2% के आसपास इन्फ्लेशन का रेट है, वहां पे प्राइस अगर 2% भी इंक्रीज हो जाएगी तो ज्यादा लगेगी। फिर सस्टेन, तो प्राइसेस की प्राइसिंग ओवर टाइम, नॉट जस्ट टेम्परली। सस्टेन का मतलब टेम्परली ना हो, उसको बोलेंगे अपने सस्टेन। लॉन्ग टर्म, मैंने आगे भी समझाया। इफ इन्फ्लेशन इज 5% एनुअली, तो जनरल प्राइस गुड्स एंड सर्विसेज की कितनी बढ़ेगी? 5% एवरी ईयर बढ़ेगी। लॉफ ऑफ ब्रेड, जो $1 का है, वो एक साल के अंदर $1.05 का हो जाएगा, यानी 5% राइज होगी ना। तो इसका मतलब आपको उसी लॉफ ऑफ ब्रेड को खरीदने के लिए, यानी ब्रेड का एक टुकड़ा खरीदने के लिए आपको ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी सेम ब्रेड खरीदने के लिए। फिर नेक्स्ट पेज देखें। एवरी राइज प्राइस राइज इन एक्सेस ऑफ मॉडर्न रेट इज नॉट इन्फ्लेशन। ये पूछ सकते हैं आपको 5 या तो 6 मार्क का क्वेश्चन, ये आपको एक्सप्लेन करने का है। ये देखो, नॉट ऑल प्राइस राइज आर इन्फ्लेशन। अब प्राइस इंक्रीज अबव नॉर्मल रेट 2-3% डेवलप कंट्रीज के अंदर देखते हैं अपने, और 4-5% डेवलपिंग इकोनॉमीज में, उसको अपने इन्फ्लेशन नहीं बोलते हैं। फिर चेंजेस इन द इकोनॉमी, प्राइसेस में राइज व्हेन हायर प्राइस इंडस्ट्रियल गुड्स रिप्लेस higher price industrial goods replace cheaper agricultural goods. For example, as a country industrializes, industrial goods tend to get more expensive. कंट्री के अंदर इंडस्ट्रीज बढ़ेगी तो ज्यादा किसकी डिमांड होने लगेगी? इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड बढ़ने लगेगी। एग्रीकल्चरल गुड्स की डिमांड कम होने लगी, तो इसका इन्फ्लेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ। फिर बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्राइसेस में गो अप if products improve in quality, like when smartphones become more advanced and feature rich। पहले अगर कोई इंसान 5-6 हजार का फोन खरीद के आए ना तो भी आंखें चार हो जाती थी। आज अगर 50-60 थाउजेंड का फोन लेके आता है तो भी ऐसा लगता है कि ये तो नॉर्मल बात है। कारण फीचर पैक्ड है, उसके अंदर फीचर ऐड हो रहे हैं, तो फीचर ज्यादा होंगे तो प्राइस भी बढ़ेगी। कार में भी सेम ऐसा ही है, कार के अंदर भी सेम ऐसा ही है। पहले कार बेसिक आती थी, बराबर, इसकी सीट भी आप देखो ना तो सोफा रख दिया उन्होंने ऐसा रखता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब इसके अंदर फीचर्स बहुत ज्यादा ऐड किए जाते हैं, तो इसका मतलब उसकी कीमत भी बढ़ेगी। फिर चेंजेस इन हाउ वी मेजर प्राइसेस, समटाइम्स चेंजेस इन हाउ प्राइसेस आर ट्रैक्ड, like adjusting price indexing system can make it seem like prices are rising when they aren't। हम जब प्राइस इंडेक्स नंबर को सेट करते हैं, प्राइस इंडेक्स के लिए बेस ईयर को जब हम सेट करते हैं, उस टाइम के ऊपर उस टाइम के ऊपर नॉर्मली क्या देखते हैं अपने, उस टाइम के ऊपर भी अपने इंक्रीज प्राइस के अंदर देखते हैं, लेकिन सही में प्राइस इंक्रीज नहीं होता। खाली शिफ्ट होने के कारण, जो बेस ईयर के शिफ्ट होने के कारण हमको प्राइस के अंदर चेंज लगता है। फिर इकोनॉमिक रिकवरी, रिसेशन के बाद पूरी तरह से मंदी के अंदर जकड़ाओ कंट्री का माहौल, उस टाइम पे अगर कंट्री इन्फ्लेशन से सॉरी रिसेशन से बाहर आती है, मंदी से बाहर आती है, तो प्राइसेस थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होगी, तो उसको भी अपने इन्फ्लेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि डिमांड इंक्रीज हो रही है। दीज फैक्टर्स आर एन रियल इन्फ्लेशन। देखो, अगर प्राइस इंक्रीज आर एन कॉज बाय इन्फ्लेशन बट बाय चेंजेस इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी एडवांस हो रही है, डेवलपमेंट ज्यादा बढ़ रहा है, लोगों के पास पैसे ज्यादा आ रहे हैं, कीमत बढ़ रही है, चलेगा। प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, रिकवरी स्टेज में है, यानी रिसेशन के बाद इकोनॉमी बाहर आ रही है, इसमें अपने इन्फ्लेशन नहीं देखते। एमसीक्यू साइड पे लिख देना। पॉलिसीज शुड फोकस ऑन रियल इन्फ्लेशन। तो हम यहाँ पे ये क्यों देख रहे हैं, ये सवाल का मकसद क्या है कि आप ये सारे फैक्टर्स को देख के इन्फ्लेशन ना समझ लो, और इन्फ्लेशन के जो सही कारण है उसको जान के एंटी इन्फ्लेशन की पॉलिसी हमको बनानी पड़े। अब देखिए, ये फॉर्मूला एकदम सिंपल सी फॉर्मूला। रेट ऑफ इन्फ्लेशन फाइंड आउट करना हो तो पीआईएन, यानी प्राइस इंडेक्स नंबर करंट ईयर का, माइनस प्राइस इंडेक्स नंबर प्रीवियस ईयर का, डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स नंबर प्रीवियस ईयर इंटू 100। राइट, सिंपल सी फॉर्मूला है। देखो, इसका एग्जांपल भी दिया है, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर, डब्ल्यूपीआई का मतलब,
मेजरिंग इन्फ्लेशन यूजिंग WPI इन इंडिया। WPI का मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स 5-6 में कितना था? 134.6। 6-7 में कितना है? 141.9। तो 141.9 माइनस 134.6, और बेस ईयर कौन सा लिखा आपने? 5-6 को। तो 5-6 को डिवाइड करना इंटू 100, तो 5.4% तुम्हारा रेट ऑफ इन्फ्लेशन हुआ। पूछेंगे, ये साइड पे लिख देना एमसीक्यू के लिए। आपको रेट ऑफ इन्फ्लेशन फाइंड आउट करने का 1 मार्क के एमसीक्यू के अंदर पूछ सकते हैं। अब एवरेज एनुअल इन्फ्लेशन ओवर मल्टीपल ईयर्स, टू कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ इन्फ्लेशन ओवर मल्टीपल ईयर्स, फॉर एग्जांपल 5 years, यू कंप्यूट द एवरेज ऑफ एनुअल इन्फ्लेशन रेट। 5 year एवरेज इन्फ्लेशन रेट यानी सम ऑफ एनुअल इन्फ्लेशन रेट डिवाइडेड बाई 5। 5 साल का हो तो डिवाइडेड बाई 5, यानी पांचों 5 साल के अलग अलग इन्फ्लेशन रेट। एक साल का समझो ऊपर लिखा 5.4 आया, दूसरे साल का 5.4 आता है, फिर 5.6 आता है, फिर 5.6 अगेन आता है, फिर उसके बाद में 5.5 आता है। इन सबका टोटल करके डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे अपने? 5 करेंगे, तो 5.5 तुम्हारा एवरेज बैठेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे इसको बताया भी गया है, इफ द एनुअल इन्फ्लेशन रेट फ्रॉम 2001 टू 2005-6, वो आपको दिया गया है 3.6, 3.4, 5.5, 6.5, 4.4। इन सबका टोटल करके डिवाइडेड बाय क्या करना है? नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 5। तो 5 से डिवाइड करो, 4.7 आएगा। मेजरिंग इन्फ्लेशन बाय जीएनपी डिफ्लेटर, the GNP deflator is used to measure inflation by comparing nominal GNP to real GNP। ध्यान देना, अंडरलाइन करो, नॉमिनल जीएनपी यानी नॉर्मल प्राइस के ऊपर, जबकि रियल जीएनपी का मतलब कांस्टेंट प्राइस के ऊपर। जीएनपी डिफ्लेटर फाइंड आउट करने की फॉर्मूला है नॉमिनल जीएनपी अपॉन रियल जीएनपी। इसको डिफ्लेटर बोला जाता है। पूछेंगे, ये एमसीक्यू साइड पे लिख देना। ये भी पूछेंगे कि नॉमिनल जीएनपी कौन सी प्राइसेस के ऊपर होता है? करंट प्राइस के ऊपर। और रियल जीएनपी जो है वो कांस्टेंट प्राइस, यानी उसको अपने इन्फ्लेशन से एडजस्ट करा लेते हैं। देखो 2005-6 का जीएनपी डिफ्लेटर बताया गया है। नॉमिनल जीएनपी कितनी है? 32,76,000 करोड़ रुपीज, और रियल जीएनपी है 26,13,000 करोड़। हम इन दोनों को डिवाइड करें, सिंपल। लेकिन अगर इसको परसेंटेज में फाइंड आउट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करो। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस 125 टका, 125 टका हो गई है। इंक्रीज कितनी हुई है? 1.25 टाइम्स। 1.25 टाइम्स या तो 25.37% इंक्रीज हुई। लेकिन रियल प्राइस कितनी हो गई है? 125, यानी जो 100 रुपए की चीज थी अब आपको 125.37 रुपीज में मिलेगी, यानी इतना प्राइस के अंदर इंक्रीज हुआ। अब एग्जाम्पल डेटा फॉर जीएनपी डिफ्लेटर। तो देखो जीएनपी डिफ्लेटर फाइंड आउट सिंपल तरीका है, नॉमिनल जीएनपी डिवाइडेड बाय रियल जीएनपी इंटू 100। सब में जैसा करेंगे आप, नॉमिनल जीएनपी डिवाइडेड बाय रियल जीएनपी इंटू 100। ओके, तो सब में आपको जीएनपी डिफ्लेटर मिलेगा। अब सवाल, इन्फ्लेशन कैसे फाइंड आउट करें? इसमें इन्फ्लेशन कैसे पता चलेगा? देखो इन्फ्लेशन रेट के लिए नीचे आपको एग्जांपल लिया है 258, यानी 9192, उसका जीएनपी डिफ्लेटर कितना है? 9192 का जीएनपी डिफ्लेटर है 258.89, राइट। और उसके पहले के प्रीवियस ईयर का यानी बेस ईयर का 225.57। इन दोनों को माइनस करो, डिवाइडेड बाय 225.57 इंटू 100 करेंगे तो 14.77 रेट ऑफ इन्फ्लेशन आएगा। ये बहुत हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन है। अभी इंडिया में रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितना है? 4.4%। और कल रेट ऑफ इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, और साथ में पूरी दुनिया से जो मंदी का प्रेशर बना जा रहा है, इसलिए कल 25 बेसिस पॉइंट रेपो रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कम किया। लेकिन फिर भी शेयर मार्केट को उसकी कोई यानी इफेक्ट नहीं लगी, उल्टा डाउन हुआ। नॉर्मली जब भी रेपो रेट कम होता है ना तो मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है। मार्केट को ऐसा लगता है कि नहीं अब और ज्यादा तरक्की होगी। लेकिन ग्लोबल इतने ज्यादा फैक्टर्स काम कर रहे हैं ना, समझ में नहीं आता। इंडियन मार्केट इतना ग्लोबल के साथ कनेक्टेड है भी नहीं।
लेकिन फिर भी कुछ प्लेयर जैसे हैं मार्केट के अंदर जो मार्केट को जानबूझ के डाउन करा रहे हैं, राइट। क्योंकि अभी ये ने कुछ लोग ऐसा मानते हैं ना, 3-4 साल की तेजी के बाद में मंदी आए तो खरीदने का टाइम होता है स्टॉक को। तो ये खरीदने वाले जो है ना वो बेरिश, वो हमेशा इस तरह से मार्केट को डाउन करने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये जो हो रहा है अभी, तो इन्फ्लेशन कम हुए, सारे सेंटिमेंट अच्छे होने के बावजूद भी मार्केट डाउन हो रहा है, उसके पीछे के रीजन अलग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जीएनपी डिफ्लेटर शोज द प्राइस लेवल चेंज। ये अंडरलाइन करना एमसीक्यू के लिए। इन दिस टेबल के बाद जो लिखा है पहली लाइन वो, द जीएनपी डिफ्लेटर shows the price level changes between nominal and real GNP। और रेट ऑफ इन्फ्लेशन अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो अपने परसेंटेज चेंज, जीएनपी डिफ्लेटर चेंज का मतलब क्या, नए में से पुराना माइनस करो, डिवाइडेड बाय पुराना जीएनपी डिफ्लेटर इनटू 100। ओके। अब विच मेथड इज बेटर, डब्ल्यूपीआई और जीएनपी डिफ्लेटर? जीएनपी डिफ्लेटर इज बेटर बिकॉज इट लुक्स एट ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी, क्योंकि इसमें अपने पूरी कंट्री के सारे प्राइस लेवल को देख लेते हैं इंक्लूडिंग रिटेल प्राइसेस, एंड गिव्स अ बेटर फुलर पिक्चर ऑफ इन्फ्लेशन। इससे आपको कंप्लीट पिक्चर इन्फ्लेशन का दिखेगा। जबकि डब्ल्यूपीआई ओनली मेजर्स होलसेल प्राइसेस अराइजिंग आउट ऑन प्राइसेस दैट कंज्यूमर्स एक्चुअली पे इन स्टोर्स। जबकि डब्ल्यूपीआई खाली होलसेल प्राइस बता रहा है, मिसिंग आउट है, सॉरी, मिसिंग आउट यानी वो स्टोर्स में कंज्यूमर क्या पे कर रहा है ना वो नहीं देखते। मतलब मैं खरीदने जा रहा हूँ उसके बारे में कुछ नहीं, पर होलसेलर जो खरीदते हैं ना जिस प्राइस पे उसको देखा जाता है। तो इसीलिए डब्ल्यूपीआई जो है ना वो ज्यादा इतना इफेक्टिव नहीं होता, लेकिन इंडिया में आज भी डब्ल्यूपीआई देखा जाता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर देखा जाता है। अब टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, 100% इसमें से 2 से 3 एमसीक्यू आएंगे, 2 to 3 एमसीक्यू साइड पे लिख दो, बराबर ध्यान से पढ़ के जाना। एकदम इजी क्वेश्चन, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए और याद भी रह जाए ऐसा क्वेश्चन है। ये पूरा पैम्फलेट ऐसा है, इसलिए मैं पहले ये स्टार्ट कर रहा हूँ कि याद जल्दी हो जाएगी। अभी मॉडरेट इन्फ्लेशन का मतलब क्रीपिंग इन्फ्लेशन प्राइसेस राइज स्लोली, धीमे धीमे प्राइस इंक्रीज होती है, यूजुअली बाई 1% to 10% ईच ईयर, 1 से 10 टका के बीच में। इट्स प्रिडिक्टेबल एंड डजंट कॉज मच वरी। इससे ज्यादा परेशान होने की आपको जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये तो चलता है, हर कंट्री में इतना तो चलता ही है। पीपल स्टिल ट्रस्ट मनी, लोगों को आज भी पैसे पे भरोसा है। पैसे पे भरोसा कब चला जाएगा, जब पैसे की खरीदने की ताकत कम होती ही जाए रोज, तो उसके ऊपर का भरोसा उठ जाता है। पीपल स्टिल ट्रस्ट मनी एंड कंटिन्यू यूजिंग इट नॉर्मली। अब आता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन यानी भागता हुआ। गैलोपिंग इन्फ्लेशन टू अ हाई refers to a very high rate of inflation, but economists have different views on what qualifies as exceptionally high. Baumol and Blinder say it's an inflation rate that is extremely high, but don't define the exact number। पर वो लोग एग्जैक्ट नंबर एक्सट्रीमली हाई बोल दिया, पर कितने परसेंटेज से ज्यादा होना चाहिए वो नहीं बताया। सैम्यूलसन एंड नॉर्दर्स गिव a clear definition. Galloping inflation occurs when inflation reaches underline double or triple digit। एमसीक्यू ये डबल डिजिट में यानी 12%, 15%, 30% ऐसा, या तो फिर ट्रिपल डिजिट यानी 100 से ऊपर पर ईयर। However, inflation rates in these range can have very different impact on the economy। For example, 20-30% inflation वो मैनेजेबल है। अगर कोई बोले 20-30% तो मैनेजेबल है, लेकिन अगर 900% हो तो वो सीवियर इकोनॉमिक डैमेज करता है। इंसान का भरोसा इकोनॉमी के ऊपर से उठ जाता है, दुकानें जलने लगेगी, समझे, बस जलने लगेगी, सारी प्रॉपर्टीज को लोग नुकसान करना चालू कर देंगे, क्योंकि लोगों के पास खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। और जो पैसे हैं ने वो ट्रक भर भर के लेके जाते हैं, लेकिन मुट्ठी भर के सामान आता है। इतनी खराब हालत। जर्मनी में इसके एग्जाम्पल यही मैं बता रहा हूँ, 1920s के अंदर prices increased by 140% in 1921, 100% in 1922, और एवरेज 500, हर महीने 500 टका। इसका मतलब 6000% इन्फ्लेशन का रेट था। यानी जो चीज तुम आज 100 रुपये में खरीद रहे हो ना, अगले साल 6000 रुपये की हो जाए। 100 रुपये की चीज सीधी कितने की हो जाए, 6000 रुपीज की हो जाए, इतना।
Latin America, countries like Argentina, Brazil, Mexico and Peru had exceptionally high inflation 1980s में. अर्जेंटीना में देखो 416.9% इन्फ्लेशन. ब्राजील, पेरू, मेक्सिको और फॉर्मर यूगोस्लाविया का अब नाम हो गया है जेक रिपब्लिक, चेकोस्लोवेकिया भी बोलते हैं उसको. These cases are often also called example of underline करना हाइपर इन्फ्लेशन, एक्सट्रीम वर्जन ऑफ गैलोपिंग इन्फ्लेशन. यानी ट्रिपल डिजिट के अंदर अगर नंबर आ जाए तो इसको अपने क्या बोलेंगे, हाइपर इन्फ्लेशन बोलेंगे. देखिए, हाइपर इन्फ्लेशन इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन वेयर द प्राइस लेवल राइजेस more than 50% per month. This means prices increase 100 times in a year. During hyperinflation, money loses its value so rapidly that it becomes worthless and people stop trusting it. लोग पैसे को ट्रस्ट करना बंद कर देंगे. As a result, demand for money drops drastically. अंडरलाइन करना, डिमांड फॉर मनी सबसे ज्यादा कम किस में होता है, हाइपर इन्फ्लेशन के वक्त. तो एग्जाम्पल्स में देखो, इसमें जर्मनी में दिसंबर 1922 से लेकर नवंबर 1923 होलसेल प्राइस इंडेक्स रोज बाय, इमेजिन करो, 100 मिलियन %. कितना, 100 मिलियन %. यानी रोज जीरोज ऐड होते थे करेंसी में, रोज डेली जीरो ऐड करो. उसके बाद में ने उन लोगों ने पैसे के ऊपर भरोसा बंद कर दिया. लोगों ने क्या किया, सिगरेट के रैपर जो है ना उससे एक्सचेंज करना शुरू किया था. अमेरिकन सिगरेट आती थी, उसका रैपर अगर किसी के पास हो ना, सिर्फ एक रैपर, तो आपको घर खरीदने का चांस मिल जाए. कोई घर बेच दे इतने रैपर के लिए, खाली रैपर, खाली जो रैपर आता है ना वो, उसके अंदर कितना, पूरा घर मिल जाए, इतनी ज्यादा उसकी कीमत हो गई थी. मतलब लोगों का भरोसा किस पे से उठ गया था, अपनी खुद की करेंसी के ऊपर से. तो इन्होंने क्या किया, ऑल्टरनेटिव करेंसी को ढूंढना शुरू किया. तो ऑल्टरनेटिव करेंसी में ये रैपर दिखे, समझे. लोग क्या करते थे, सिगरेट को रोल करते थे अपनी करेंसी के अंदर, यानी जर्मनी की करेंसी के अंदर रोल करते थे और उसको फूक देते थे. करेंसी की कोई कीमत नहीं थी. आप कॉफी टेबल पे कॉफी पीने के लिए बैठते हो, आप कॉफी टेबल के ऊपर कॉफी पीने के बाद खाली समझो 5 मिनट में आपने कॉफी खत्म की, और बाद में आप पे करने के लिए जाते हो, कॉफी की प्राइस डबल हो जाती थी. ये सिर्फ एक, इसको क्या बोलते हैं, इसको हाइपरबली बोला जाता है. मतलब ऐसा होता नहीं, प्राइस तो वो सामने से पहले बोल देगा, पर इतनी जल्दी इन्फ्लेशन फास्ट इंक्रीज होता था, समझे. इतनी जल्दी प्राइसेस इंक्रीज हो रही थी, कोई करेंसी की कोई कीमत नहीं बची थी. इसीलिए जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है. जर्मनी की हालत जो खराब हुई थी इकोनॉमिकली, वो, तो इसलिए ने लोगों के अंदर पेट्रोटिज्म डेवलप किया. पहले मुसोलिनी ने, उसके बाद में हिटलर ने, फिर उसके बाद में हिटलर जो बोलता था लोग उसके पीछे पागल हो जाते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया ने हमको विक्टिम बनाया है, यानी हमको शिकार बनाया है, और हम पूरी दुनिया पे जो राज करने के लिए जन्मे उसकी जगह पे दुनिया हम पे राज कर रही है. ये जो मेंटालिटी बनी ना नाजिस के बीच में, उसके पीछे का कारण ये, हमेशा इकोनॉमिक रीजन पहले होता है. किसी भी वॉर के पीछे इकोनॉमिक रीजन पहले होता है. अब इन द वर्स्ट मंथ देखो प्राइस कितनी इंक्रीज हुई थी, 10 बिलियन टाइम्स. बिलियन टाइम्स लिखा है, परसेंटेज नहीं है. फ्रॉम जनवरी 1992 टू नवंबर 1923. अब हंगेरी में 1946 45 46 में 20,000% पर मंथ, रिमेंबर पर मंथ है. इन द लास्ट मंथ प्राइसेस इंक्रीज बाय 42 क्वाड्रिलियन %. मिलियन का हिस्सा, 1/4 हिस्सा, 42 सोच लो, मिलियन से ज्यादा. ट्रिलियन, बिलियन के बाद ट्रिलियन, ट्रिलियन के बाद आता है ये, समझ रहे हो. कितने 12 जीरोज आएंगे, टोटल 12 जीरोज किसके अंदर, ट्रिलियन के अंदर. उसके अंदर वापिस दूसरे 3 ऐड करो, यानी 15 जीरो 42 के बाद. इतने परसेंटेज प्राइसेस इंक्रीज हो रही थी. अब इफेक्ट्स ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन, पीपल कैरिड बास्केट ऑफ मनी टू बाय सिंपल गुड्स. पूरे ने भर भर के पैसे लेके जाने पड़ते थे.
उसके सामने मुट्ठी भर चीजें आती थी। एज द वैल्यू ऑफ पेपर करेंसी रैपिडली ड्रॉप, द प्राइस ऑफ एवरीडे आइटम्स लाइक कप ऑफ कॉफी कुड इंक्रीज ड्रामेटिकली while someone was still sitting in the cafe। मैंने बोला ये हिस्ट्री के अंदर रिटर्न, ये लिखा हुआ है कि अगर आप खाली कैफे के अंदर बैठे हो, पहले प्राइस पूछने गए, सोचते चलो आते हैं बाद में, उसके बाद में वापस बाहर गए, वापस अंदर आए, बोलते तो डबल हो गई प्राइस, इतनी फास्ट। करेंसी became so worthless that it was cheaper to use notes for kindling than for buying goods। लिखा है ने, लोग पैसे को जला देते थे। अगर मैं लकड़ी लेता हूं तो महंगी पड़ती है, तो करेंसी जला दूं तो सस्ती पड़ेगी, ये हालत, समझे। अदर एग्जांपल्स में अर्जेंटीना, ब्राजील एंड पेरू also experience hyperinflation during these years। hyperinflation leads to complete economic chaos, यानी पूरा अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। एंड डिस्ट्रॉयज कॉन्फिडेंस इन द करेंसी। सबसे पहला घात किसके ऊपर आता है? तुम्हारी करेंसी के ऊपर। करेंसी के अंदर किसी को भरोसा ही नहीं रहता। फिर देखो, ओपन इन सप्रेस इन्फ्लेशन। ओपन इन्फ्लेशन, नो कंट्रोल। ओपन इन्फ्लेशन में गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। प्राइसेस आर फ्री टू राइज एंड फॉल, मार्केट कंडीशन में जैसा होना है वैसा चलते रहना है। ये तरह का इन्फ्लेशन कॉमन है इकोनॉमिक्स में विथ नो प्राइस कंट्रोल्स। जबकि जो सप्रेस इन्फ्लेशन है अकर्स व्हेन गवर्नमेंट्स कंट्रोल प्राइसेस यूजिंग वेरियस मेथड्स। अलग अलग मेथड्स को गवर्नमेंट यूज करती है, गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। प्राइस कंट्रोल में सबसे पहले आता है रेशनिंग, यानी जितनी चीजें आप खरीदना चाहते हो उससे थोड़ी कम चीज मिले। सब्सिडीज प्रोवाइड करे, यानी गवर्नमेंट जानबूझ के प्राइस को कम करवा दे। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जैसे सस्ते अनाज की दुकान में से आपको केरोसिन या तो फिर अनाज मिलता है सस्ते में, वो। इवन दो कंट्रोल्स आर इन प्लेस, प्राइसेस अभी भी, प्राइसेस स्टिल राइज, लेकिन स्लोअर रेट के ऊपर ओपन मार्केट में इंक्रीज होती है। दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन द इकोनॉमी इज रिस्ट्रेन फ्रॉम एक्सपीरियंसिंग, रिस्ट्रेन यानी स्टॉप, लिमिट किया जाना, उसको रोकना, फ्रॉम एक्सपीरियंसिंग फुल इन्फ्लेशन ड्यू टू गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इंडियन गवर्नमेंट 1995 तक इस तरह से इन्फ्लेशन को दबा के रखती थी। एग्जाम्पल, इन इंडिया 2008 में इन्फ्लेशन वॉज अराउंड 7 to 8%, विच वॉज कंसिडर्ड सप्रेस इन्फ्लेशन बिकॉज गवर्नमेंट ने फुल कंट्रोल लगाए हुए थे उसके ऊपर। इन द मॉडर्न इकोनॉमी ऑफ ओपन इन्फ्लेशन इज रेयर एंड मोस्ट कंट्रीज एक्सपीरियंस सप्रेस इन्फ्लेशन, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती नहीं कि प्राइसेस इतनी बढ़ जाए कि करेंसी के अंदर से लोगों का भरोसा उठ जाए। अब देखो ये चीजें, ये भी आपको मेन एग्जाम के क्वेश्चन के लिए देखो, व्हाट इज इन्फ्लेशन, डिस इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन हमने अभी सीखा, परसिस्टेंस यानी कंटिन्यूअस इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर टाइम। इसका मतलब प्राइसेस इंक्रीज होती रहेगी और वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज होती रहेगी, पैसे की कीमत घटती रहेगी। जबकि डिसइंफ्लेशन की बात करो, रिफर्स टू अ डिक्लाइन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, while prices are still increasing, the rate of increase is slowing down। For example, if inflation was 10% in 1 year and drops to 4.5% in the next year, उसको हमने क्या बोलना है? डिसइंफ्लेशन बोलेंगे। यानी प्राइसेस इंक्रीज हो रही है लेकिन धीमे धीमे कम होता जा रहा है, इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट है ना वो कम होता जा रहा है। अब डिफ्लेशन, डिक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, ये बिल्कुल अपोजिट है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन में प्राइसेस बढ़ती है, डिफ्लेशन में प्राइसेस कम होती है। इट मीन्स प्राइसेस आर फॉलिंग बिलो द लेवल ऑफ अ बेस ईयर, यानी बेस ईयर से भी प्राइसेस कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्राइस लेवल ड्रॉप्स बिलो द इनिशियल ईयर्स लेवल, जैसे 100 से 90 हो जाए तो ये हो गया तुम्हारा डिफ्लेशन। देखो यहाँ पे प्राइस इंडेक्स नंबर पहले 100 था, उसके बाद 110 हुआ, उसके बाद 105 हुआ, उसके बाद 90, तो ये 110 को इन्फ्लेशन बोलेंगे। 110 के बाद 105 हुआ ने, इसको अपने क्या बोलेंगे? डिस इन्फ्लेशन बोलेंगे। लेकिन 105 से 90 यानी 100 से भी कम हो गया पहली वाली प्राइस से, इसको अपने क्या बोलेंगे? डिफ्लेशन बोलेंगे। अब इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, inflation surge 2008, second week of August 2008, India experienced a high inflation rate 13.1% based on WPI, which was the highest in 16 years। 16 सालों में सबसे ज्यादा था। ये सब कारण है।
यूपीए की गवर्नमेंट जाने के पूरी दुनिया में मंदी थी या इन्फ्लेशन था? द एनुअल इन्फ्लेशन रेट रीच 12.81% in 2008, रेजिंग कंसर्न फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर भी मौका दिया गया। 2009 के इलेक्शन के अंदर जीत हुई थी, लेकिन उसके बाद स्कैम्स बहुत बाहर आने लगे। पैसा कमाने के जरिए जितने भी मिनिस्टर थे उन लोगों ने बना लिए थे। तो इसकी वजह, इसके पीछे का कारण क्या है, याद रखो कि इकोनॉमी जब एकदम फास्ट ग्रो करती है ना, तो सबको लगता है कि इस इकोनॉमी के अंदर जितना भी अपना फायदा ले सके उतना फायदा ले। एग्जैक्टली वो चीज हो रही थी। अब डिस इन्फ्लेशन 2008 में, आफ्टर अगस्त 2008, इन्फ्लेशन रेट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, सिग्नलिंग अ डिसइन्फ्लेशनरी ट्रेंड। बाय सेकेंड वीक ऑफ सितंबर 2008, द इन्फ्लेशन फेल टू 12.14%। फिर उसके बाद 3 महीनों के अंदर वो 6.61%, सोचो एक साल भी नहीं ज्यादा था। In the second week of December 2008, this decline in inflation was mainly driven by the global recession। पूरी दुनिया में मंदी एकदम फुल फ्लेज के ऊपर चालू थी, causing a slowdown in the economy। अब disinflation कब आया? The disinflationary trend continued, and by the last week of May 2009, the inflation rate had dropped to a near zero level of 0.13%। यानी 1.5 साल के अंदर तुम हाइपर इन्फ्लेशन से जाके नीचे का, हाइपर इन्फ्लेशन तो नहीं, ज्यादा इन्फ्लेशन से जाके तुम एकदम डिफ्लेशन की कंडीशन के ऊपर आ जाते हो, यानी 0.13% तक आ जाते हो। एक्सप्लेन इन्फ्लेशन इन इंडिया लॉन्ग टर्म व्यू। India has experienced inflation for most of the last 6 decades, but its rate has varied over time. Sometimes inflation was low, other times it was high, and occasionally there was even deflation। Here is a breakdown। तो देखो ये पूछेंगे क्वेश्चन, ये आपको फुल क्वेश्चन के साथ पूछ सकते हैं। देखो इन्फ्लेशन कैसे मेजर किया जाता है वो भी है उसके बाद में, एंड उसके ऊपर से आपको क्वेश्चन है नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे। ये क्वेश्चन एक ऑलमोस्ट समझो कि लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा थियरी का। बाकी सब जितने भी क्वेश्चन है ना, उसके अंदर कोई ना कोई कैलकुलेशन तुम्हारा इंक्लूड होगा। देखो सब अब पहले 7, अब 10-15 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा। देखो फर्स्ट प्लान पीरियड 1951 से लेके 1956, वेरी लो 1.5%, ऑलमोस्ट इसको नेग्लिजिबल बोलते हैं। फिर सेकेंड प्लान पीरियड में धीमे धीमे इंक्रीज हुआ और अल्टीमेटली 6.3% तक पहुंचा। उसके बाद में 5 डेकेड का ट्रेंड यहाँ पे नीचे बताया गया है। अपने याद नहीं रखना है, लेकिन समझना इतना है खाली कि आप देख सकते हो कि मार्च एंड के अंदर या तो 52 वीक एनुअल एवरेज अगर अपने ढूंढे तो 71 72 से लेके 75 76 हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट था, और 91 92 से लेके 95 96 तक भी हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट था। ओवर द नेक्स्ट 5 डेकेड्स इन्फ्लेशन जनरली स्टेड इन सिंगल डिजिट, लेकिन द एक्सेप्शन 1970s और 1990s के अंदर आया, जिसमें एक डिजिट से ज्यादा इन्फ्लेशन था। अब इन्फ्लेशन मेजर करना, साइड पे लिख देना 100%। इन्फ्लेशन मीनिंग पूछेंगे और कैसे मेजर होता है ये पूरा क्वेश्चन। इन्फ्लेशन रिफर्स टू द रेट at which the general price level of goods and services rises over a period of time। This results in a decrease in the purchasing power of money। अब ये मेजर कैसे किया जाता है ऑलरेडी आगे सीख चुके अपने। अपने क्या करेंगे, सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, करंट ईयर का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर माइनस बेस ईयर का करंट प्राइस इंडेक्स नंबर डिवाइडेड बाय बेस ईयर का करंट प्राइस इंडेक्स नंबर इनटू 100। इसको पॉइंट टू पॉइंट इन्फ्लेशन बोलते हैं, राइट। यानी आपको एक साल के अंदर कितनी प्राइस इंक्रीज होती है ये पता चलता है। अब टाइप्स ऑफ प्राइस इंडाइसिस, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, उसमें सारे गुड्स नहीं आते, एक बास्केट बनाया जाता है। बास्केट यानी नंबर ऑफ किस तरह की कॉमोडिटीज है वो लिखी जाती है। रोज की जिंदगी में तुम जो खर्च करते हो ना, जिन चीजों के पीछे ज्यादा अमाउंट, वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर के बास्केट में आता है। मेजर्स द कॉस्ट ऑफ लिविंग बाय ट्रैकिंग द प्राइसेस ऑफ अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या परचेज करता है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर आएगा। होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर मेजर्स द प्राइसेस एट द होलसेल लेवल बिफोर गुड्स रीच कंज्यूमर्स।
कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचे ने उसके पहले होलसेल लेवल के ऊपर प्राइसेस मेजर की जाती है। और जीडीपी डिफ्लेटर मेजर्स इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन द प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें सारे गुड्स आ जाते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये एमसीक्यू साइड पे लिख देना। बिफोर कस्टमर से पहुंचने से पहले होलसेल आता है, कस्टमर के पास जो चीज जाती है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर में आती है, लेकिन सारी चीजें किसके अंदर आएगी? जीडीपी डिफ्लेटर के अंदर आएगी। हाउ इज सीपीआई कैलकुलेटेड? is used to measure the cost of living for specific groups such as industrial workers, एग्रीकल्चरल वर्कर्स और अर्बन एम्प्लॉइज, सबके लिए अलग अलग बनाया जाता है। इसमें सीपीआई के लिए अपने बास्केट ऑफ गुड्स, यानी टिपिकली जैसे कि एग्जांपल दूं, एग्रीकल्चरल लेबर और कौन कौन सी चीजें खरीदेंगे उसका लिस्ट अपने बना लेंगे। फिर उसी चीजों की प्राइस को अपने ट्रैक करना है, जैसे फूड, क्लोथ्स एंड हाउसिंग। फिर एक बेस ईयर सिलेक्ट किया जाएगा, जैसे यहाँ पे 2001 को सिलेक्ट करें। फिर करंट ईयर की प्राइस, यानी जैसे कि 2012 की प्राइस को हमने चेक किया। फिर उसके बाद में वेट देना है, किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है इंसान। खाने के बिना नहीं चलेगा, कपड़े की रिक्वायरमेंट को पोस्टपोन कर सकता है, घर में टीवी का अगर जो केबल का रिचार्ज करवाते वो नहीं कराएंगे तो पोस्टपोन करा जा सकता है, लेकिन खाने के बिना नहीं चलेगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देना चाहिए? वेट मिलेगा, फूड को मिलेगा। लिखा है 30% अगर वो अपनी इनकम का फूड पे स्पेंड करेगा तो फूड का वेट कितना हो जाएगा? 0.30। अब देखो सीपीआई फाइंड आउट करने की नेक्स्ट पेज पे फॉर्मूला आपको दिए, प्राइस इन करंट ईयर इंटू क्वांटिटी इन बेस ईयर। क्या आएगा? बेस ईयर की क्वांटिटी क्या क्या लिखते थे इसको? P1Q0, P1Q0 अपॉन P0Q0, प्राइस करंट ईयर की, यानी P1Q0 बेस ईयर की प्राइस, और नीचे लिखा गया है प्राइस बेस ईयर का, यानी P0 और Q0 इंटू 100। और ये आपको है ना सम इस तरह से पूछेंगे, आपको फाइंड आउट करना है, याद है ना? ये अपने बोर्ड पे करेंगे सम। अब WPI देखें, होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर कंज्यूमर से के पास पहुंचने से पहले का होता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर की तरह इसके अंदर रिटेल प्राइसेस नहीं देखी जाती है। इसके अंदर प्राइसेस कमोडिटी जो अगर बल्क में, फोर्थ लाइन में टिक करो, कमोडिटीज सोल्ड इन बल्क यानी होलसेल प्राइसेस इंक्लूडिंग बोथ कंज्यूमर गुड्स भी आता है और रॉ मटेरियल भी आता है। अब WPI के की फीचर्स, इसमें एक तो होलसेल प्राइस देखी जाती है कंज्यूमर से तक पहुंचने से पहले की, इसमें सारी कमोडिटीज आ जाती है, वाइड रेंज ऑफ कमोडिटीज, जिसमें फूड भी आ गया, रॉ मटेरियल्स भी आ गया, इवन कैपिटल गुड्स यानी मशीनरी भी इंक्लूड किया जाता है। फिर इसमें सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करके, एक्सक्लूड किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, साइड पे टिक कर देना इसको। अब WPI में कौन कौन सी चीजों को इंक्लूड करेंगे आप? तो प्राइमरी आर्टिकल्स, जिसमें फूड आइटम्स, सीरियल्स, पल्सिस, वेजिटेबल्स, और नॉन फूड आइटम्स में मिनरल्स लाइक कोल एंड क्रूड ऑयल। ये प्राइमरी का मतलब खेती से सीधा आता है, जमीन से सीधा आता है, नेचर से सीधा आता है वो चीज। जबकि मैन्युफैक्चर गुड्स के अंदर मशीनरी, व्हीकल्स एंड टेक्सटाइल्स, फ्यूल, पावर, लाइट एंड ल्यूब्रिकेंट्स इंक्लूड्स द प्राइसेस ऑफ फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इसमें फ्यूल, पावर, लाइट, लुब्रिकेंट समझ में आता है, जो इलेक्ट्रिसिटी है या फिर जो भी फ्यूल यूज किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, वो सब आ गया। तो देखो ये किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, PI QI और नीचे PI0 QI0, मतलब आपको लास्ट ईयर की फॉर्मूला यूज करनी है इसके अंदर, P1Q1 अपॉन P0Q0, P1Q1 अपॉन P0Q0, ये यूज करना है आपको। P1 का मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी इन द करंट ईयर, Q1 का मतलब भी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इन द करंट ईयर, P0 का मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी बेस ईयर में, और Q0 का मतलब प्राइस ऑफ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इन द बेस ईयर। अब हम यहाँ पे एज्यूम करें 2004-05 को बेस ईयर मानते हैं, और WPI 2011 में अगर 198 हुआ तो इसका मतलब 98% प्राइस इंक्रीज हुई है, 98% प्राइस हायर है, बराबर नहीं? यानी 100 रुपए की चीज 98 रुपीज महंगी होकर 198 की हो गई है। अब यूजेस ऑफ WPI,
तो इन्फ्लेशन का मेजरमेंट कर किया जा सकता है, और वो भी कौन सी प्राइसेस के अंदर, होलसेल प्राइस के अंदर। और प्राइस को अपने इकोनॉमी के अंदर ओवर टाइम ट्रैक करेंगे कि पहले कितनी चीजें सस्ती मिलती थी, अभी कितनी महंगी मिल रही है। फिर सेक्टोरल प्राइस चेंज, सेक्टोरल यानी फूड में कितना इंक्रीज हुआ, फ्यूल में कितना इंक्रीज हुआ, और मैन्युफैक्चर गुड्स में कितना इंक्रीज हुआ, ये पता चलेगा। For example, if WPI inflation is rising due to food prices, policymakers might focus on improving agricultural productivity. If it's due to fuel prices, they might address energy policies और import strategies. ये क्या करेंगे, एनर्जी की पॉलिसी को, फ्यूल प्राइसेस अगर बढ़ेगी ना तो इंपोर्ट करना पड़ेगा बाहर से, इंपोर्ट करके यहाँ पे प्राइस को स्टेबल करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट देखो जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर वो वापस रिपीट हो रहा है, देख लो खाली, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100 है। इसमें नॉमिनल जीडीपी में कौन सी प्राइस लेंगे, करंट प्राइस, और रियल जीडीपी के अंदर अपने कांस्टेंट प्राइस लेंगे, और इसको आपको इस तरह से सम के अंदर इंक्लूड करना है। याद रखो इसमें क्या एक्सक्लूड करना है, इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करो, सेकंड पेज के ऊपर, लास्ट पेज के ऊपर जो फर्स्ट लाइन है उसमें इंपोर्ट को एक्सक्लूड करेंगे अपने। इसमें सारे गुड्स आ जाएंगे जो कंट्री के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन इंपोर्ट नहीं आएंगे इसमें। ये एमसीक्यू में आ सकता है। इट हेल्प्स अंडरस्टैंड इन्फ्लेशन बाय शोइंग हाउ मच ऑफ द जीडीपी ग्रोथ इज ड्यू टू राइजिंग प्राइसेस। प्राइस इंक्रीज हो रही है लेकिन फिर भी जीडीपी इंक्रीज हो रही है, इसके पीछे का कारण इसमें बताया जाता है। तो देखो ये जीडीपी डिफ्लेटर कैसे फाइंड आउट करते हैं वो बताए, आगे भी वैसा ही एक सम था, ये सम अपने लास्ट में करेंगे।